किया गया है। इस उत्सव के माध्यम से वे अपने फायर हेलीकॉप्टर उल्टे वाई के आकार में उड़ान भरते हुए सलामी मंच की ओर। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप देख रहे हैं आसान भाषा में। बचपन का रिपब्लिक डे याद है आपको? स्कूल वाला कितना मज़ा आता था। स्कूल में मिठाई खिलाई जाती थी, लड्डू मिलता था, मेरे यहाँ तो सुहाल भी मिलता था। ना पढ़ाई होती थी ना होमवर्क चेक होता था। और फिर घर आकर हम लोग दूरदर्शन पे रिपब्लिक डे की परेड देखते थे जो दिल्ली में होती थी। अलग अलग राज्यों की सुंदर सुंदर झांकियाँ देखा करते थे। अब भी होती है। अब हम लोग बड़े हो गए हैं, काम धंधे में मसरूफ़ हो गए हैं, तो टीवी पे दूरदर्शन पे ना देख के तमाम चैनलों पे मोबाइल पे ही देख लेते हैं। आप में से कईयों के मन में इस वक्त ये सवाल, हमारे मन में भी रहता था कि कैसे सिलेक्ट होती है झांकियाँ, 21 तोपों को सलामी क्यों दी जाती है, पहली परेड कैसी रही होगी, जो गणतंत्र था हमारा उसकी पहली परेड कैसी रही होगी। और आज आसान भाषा में इन्हीं सब बातों को कायदे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इतिहास की बात करेंगे। 26 जनवरी 1950 भारत ने अपना संविधान अपना लिया। सालों के संघर्ष के बाद भारत आखिरकार एक स्वतंत्र और फिर गणतंत्र देश बनने जा रहा था, पर संविधान लागू करने के लिए यही दिन क्यों चुना गया, इसकी वजह थी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार से 26 जनवरी 1930 को भारत को डोमिनियन का दर्जा देने की मांग। बाद में रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया। इसके बाद से ही 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आजादी के बाद संविधान लागू होने पर यही तारीख गणतंत्र दिवस बन गई। तो रिपब्लिक डे परेड क्यों निकाली जाती है, अब इस पे आए तो सीधे सीधे कहें तो परेड का संबंध अपनी ताकत का प्रदर्शन करने से है। परेड को हम थोड़ा हिस्सों में बांट के चलेंगे, सैन्य हिस्सों को अलग, राज्यों की झांकियों को अलग। अब इसमें सैनिक जो हैं अपने हथियार का प्रदर्शन करते हैं और हम अपनी सेना की ताकत का प्रदर्शन करते हैं, जिससे लोगों में देश के प्रति गर्व की भावना जागे और मजबूत हो। पर परेड निकालने का रिवाज नया नहीं है। इसके तार जुड़ते हैं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता से, वही मेसोपोटामिया जो आज इराक की तरह दिखता है। मेसोपोटामिया के राजा ऐसी परेड निकाला करते थे कि इसमें वो मशहूर इश्तार के दरवाजे से शहर के अंदर दाखिल होते थे। रास्ते के दोनों तरफ शेरों के स्टैचू लगे होते थे, मूर्तियां, 60 स्टैचू। और इसी तरह रोमन साम्राज्य में भी होता रहा। वहां के सैन्य जनरल्स जंग जीतने के बाद जब वापस आते थे तब उनके साथ एक सैनिकों का काफिला हुआ करता था। ये काफिला शहर में जहां से भी गुजरता, सड़क के दोनों तरफ लोग हाथ उठाकर नारे लगाकर इसका अभिवादन करते। 19वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर थोड़ा जोर पकड़ रही थी। ऐसे में लोगों में जोश और उत्साह का संचार करने का सबसे प्रभावी जरिया सैन्य परेड्स बन गई थी। अब आते हैं नए जमाने की परेड्स की तरफ। मॉडर्न युग की जो मिलिट्री परेड हम देखते हैं वो एंशिएंट प्रशिया यानी आज के जर्मनी से परेड बताई जाती है। आपने परेड में सैनिकों को पैरों को सामने की तरफ उठाकर कदम ताल करते हुए देखा होगा। हर सैनिक के कदम दूसरे सैनिक से मिलते हैं, अपने आगे वाले सैनिक से भी और अपने पीछे वाले सैनिक से भी, अगल बगल वाले सैनिकों से भी। बाल बराबर चूक की भी गुंजाइश नहीं होती। इस कदम या स्टेप के बिना कोई भी परेड फीकी लगती है। क्लाक क्लाक की आवाज आती है सड़कों पर, अगर आप सामने से देखने जाएं तो कितनी हैरानी होगी ये जब पता चले कि ये स्टैंप, ये जो स्टेप है, ये जो कदम ताल का तरीका है, ये हिटलर की नाजी आर्मी से आता है। उस जमाने में से गूज स्टेप कहा जाता था। अब इतिहास का तिया पाचा जान लिया। अब हिंदुस्तान लौटते हैं और भारत में ब्रिटिश राज के परेड के दौरान जुलूस के जो पहलू थे उनको जानते हैं। ये सब आम बात था उस समय वहां पर होना। इसका इस्तेमाल ब्रिटिश न सिर्फ भारतीयों को बल्कि पूरी दुनिया को अपना ताकत का प्रदर्शन करने के लिए करते थे। यानी दिखाते थे कि हम देश में सत्ता में हैं, देश को संभाल रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज है। वो यहाँ के नागरिकों को भी इसके इंटिमिडेट करते थे, दबाते थे और देश दुनिया को भी बताते थे। खासकर उनके यूरोपियन प्रतिद्वंदियों को वो दिखाते थे, फ्रांस और पुर्तगाल को। और जब अंग्रेज भारत से गए तो पूरी तरह से नहीं गए। लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत के सामने बस रेलवे की ही सौगात नहीं रखी थी, इसके अलावा वो एक और चीज हमें सौंप कर गए थे, वो थी सैनिक परेड। अब इतनी बात हो गई तो भारत की पहली परेड की एक मजेदार कहानी आपको बताते हैं। दिन तो पता ही है, 26 जनवरी 1950 भारत का पहला गणतंत्र दिवस था। जगह इरविन स्टेडियम, जिसे आज मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। पूरा देश ये जश्न देखने को आतुर था। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब सहित कई सूबों के लोग रेलगाड़ियों और बसों में भर भर कर दिल्ली पहुंच रहे थे।
कुछ ऐसे भी थे जो लोकतंत्र का ये जश्न देखने के लिए 4 दिन पहले ही पैदल ही घर से निकल पड़े थे। ये वो समय था, दिल्ली में भीड़ इतनी थी कि रायसीना हिल से लेकर इरविन स्टेडियम तक केवल सिर ही सिर नजर आ रहे थे। लाखों लोग कतार में खड़े थे, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। जो जहां टिक पाया था टिक गया था। घरों की छत, पेड़ की दुकानें, ये सब लोगों से पटे पड़े हुए थे। अब दिल्ली की जिस सबसे बड़ी इमारत से कभी सबसे बड़ा अंग्रेज अफसर निकलता था और जिससे कई मीटर दूर तक आम भारतीयों को गुजरने की इजाजत ही नहीं थी, अब उसी इमारत से राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बाहर निकल रहे थे। तालियों की गड़गड़ाहट रुक नहीं रही थी, नारों का शोर थम नहीं रहा था। राष्ट्रपति बार बार अपना सिर लोगों के सामने झुकाते, हाथ जोड़ते, लेकिन जनसमूह अलग ही जोश में था। इस मौके पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अहमद सुकर्णो को चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था। फिर वो दृश्य सामने आया जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। साम्राज्यवादी सत्ता की शान शौकत दिखाने वाली और राजसी दंभ का प्रतीक मानी जाने वाली वो बग्घी जिसे ब्रिटिश वायसरॉय की शाही सवारी कहा जाता था, अब उस पर भारत के राष्ट्रपति बैठे हुए थे। बग्घी कभी अंग्रेज अफसरों को बिठाकर दिल्ली घुमाया करती थी, आज एक आज़ाद गणतंत्र का हिस्सा थी। कभी भारतीयों को रोष से उबाल देती थी, आज भारतीयों को जोश से भर दे रही थी। देश मंत्रमुग्ध था, इतरा रहा था, क्योंकि अब हाथ से गढ़ी सोने और चांदी से मढ़ी लाल मखमल वाली बग्घी पे एक भारतीय बैठा था, एक आज़ाद देश का सबसे बड़ा प्रतिनिधि। एक ऐसा सपना सच हो रहा था जिसे सैकड़ों सालों से हर भारतीय देखता आ रहा था। यहाँ पर एक बोनस जानकारी दे दें कि इस काफिले पर फिर आएंगे। आपको बता दें कि 1950 से 54 तक गणतंत्र दिवस परेड राजपथ पर हुई नहीं थी। जहाँ आज होती वहाँ नहीं होती थी। कभी इरविन स्टेडियम तो कभी किंग्सवे कैंप तो कभी रामलीला मैदान में आयोजित होती थी। अब वापिस आते हैं परेड पे। उस समय के चर्चित अखबार सैनिक समाचार ने अपने एक लेख में राजेंद्र प्रसाद के काफिले पर लिखा था कि राष्ट्रपति भवन से निकलकर इरविन स्टेडियम तक सड़कें लोगों से भरी हुई थी। देश की राजधानी में ऐसी भीड़ दूसरी बार दिख रही थी। इसने 15 अगस्त 1947 को इंडिया गेट पर उमड़े जन सैलाब की याद दिला दी। राष्ट्रपति के काफिले के रास्ते में कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं थी। सड़क, पेड़, दुकानों की छतें और बड़ी इमारतों पर लोग घंटों पहले से जाकर बैठ गए थे। राष्ट्रपति का कारवां कनॉट प्लेस और उसके करीबी इलाकों से गुजरते हुए 3:45 बजे इरविन स्टेडियम पहुंचा। शाम को 15,000 लोगों के सामने आधुनिक गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली और उस दिन हुई परेड में सशस्त्र सेना के तीनों अंगों ने भाग लिया। इसमें नौसेना, इन्फेंट्री, कैवलरी रेजिमेंट, सर्विस रेजिमेंट के अलावा सेना के 7 बैंड भी शामिल हुए। हालांकि तब मोटरसाइकिल पर जो स्टंट है, एक क्लासिकल हमारा एक्ट है जो हमारे गणतंत्र दिवस में दिखाया जाता है वहाँ की परेड में, वो स्टंट शामिल नहीं था, वो परंपरा नहीं थी और नहीं झांकियां थी जिसके जरिए देश के अलग अलग राज्य अपनी विरासत और संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। अब 1950 की परेड में 3000 सैनिक भी शामिल हुए थे। फिर आया साल 1954। गणतंत्र दिवस परेड को राजपथ, जिसे अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है, वहां शिफ्ट किया गया। जैसे जैसे समय बीता, भारत की परेड और भी भव्य और शानदार होती गई। ब्रिटिश समय के वायसराय हाउस और इंडिया गेट, जो कि ब्रिटिश कालीन सोल्जर्स का, ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स का एक मेमोरियल था, उस पर भी भारतीयता का असर दिखने लगा था। योजनाबद्ध तरीके से ब्रिटिश राज की निशानियों को एक एक करके हम देश को दे रहे थे। लेकिन उसके पहले झांकियों के बारे में तो बता दें, जिस पर मैंने ये पूरा एपिसोड बेस किया गया है। 1950 में पहले गणतंत्र दिवस में सिर्फ सैन्य दस्ते की परेड हुई, उसमें राज्यों की झांकियां नहीं निकाली जाती थी। पहली बार 1953 में सेना और कुछ अन्य सशस्त्र बलों के साथ राज्यों की भी झांकियों को शामिल किया गया। पर इसके पीछे कारण क्या था? दरअसल 50 के दशक में भारत के राज्यों के बीच भाषाई आधार पर तनाव बढ़ रहा था। सभी को अपने कल्चर को बचाना था। ऐसे में विभिन्न राज्यों और परंपराओं का होने के बावजूद भी एक साथ राजपथ पर परेड देश की एकता को दर्शाता। राज्यों के बीच का यही भेद मिटाने के लिए 1953 में पहली बार राज्यों की झांकियों को शामिल किया गया। इसका मकसद राज्यों के बीच एक तालमेल और एक स्वस्थ प्रतियोगिता का डेवलपमेंट करना था और एकता की भावना बढ़े, और इसके ये मोटिव था और ये क्रम आज तक चला आ रहा है। पर ये झांकियां तय कैसे होती हैं, बताते हैं। रक्षा मंत्रालय के सर्कुलर के मुताबिक मंत्रालय हर बार की परेड के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चुनता है। कितने राज्यों की झांकियां कर्तव्य पथ पर मार्च करेंगी, यह मंत्रालय ही तय करता है। इसके सिलेक्शन प्रोसेस में राज्यों को अपनी झांकियों का एक कॉन्सेप्ट नोट और ब्लूप्रिंट भेजना होता है कि क्या क्या रखेंगे, क्या क्या शामिल करेंगे। इस वर्ष के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख थी 10 नवंबर 2023। जितने भी आवेदन रक्षा मंत्रालय को आते हैं उन्हें एक एक्सपर्ट कमेटी देखती है। इस कमेटी में कला, कल्चर, पेंटिंग, संगीत, आर्किटेक्चर,
पिक्चर कोरियोग्राफी के क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल होते हैं और वो ही चुनते हैं, कुछ रिजेक्ट भी होते हैं, जैसे इस साल हुआ। अब 2024 की परेड के निकलने के पहले विवाद हो चुका है। कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार पर झांकी को लेकर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। इस बार पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली और बंगाल की झांकियों को रिजेक्ट कर दिया गया है। इसको लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र पर हमलावर भी हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इसे हर कन्नड़ का अपमान करार दिया है। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इसे एंटी पंजाब सिंड्रोम करार दिया है। अब जब आप इस गतिरोध की कहानी को सुन रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि इन राज्यों के केंद्र के साथ परस्पर, इन राज्यों और केंद्रीय परस्पर कैसे संबंध और राजनीतिक समीकरण है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के सिलेक्शन की। कैसे तय किया जाता है? साल 2024 में यानी इस साल गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के तौर पर इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, इमानुएल मैक्रोन। इससे पहले 5 और फ्रांसीसी राष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि हमारे यहाँ आ चुके हैं गणतंत्र दिवस पर ही। पर मन में सवाल आता है कि फ्रांस ही क्यों, और ये किसका डिसीजन होता है और किसे न्योता भेजा जाए, ये कैसे तय होता है? तो विदेश मंत्रालय की एक रिव्यू टीम होती है जो 6 महीने पहले इसकी तैयारी शुरू कर देती है। जिस देश को चुनना है, दोनों देशों के बीच कुछ पॉइंट्स देखे जाते हैं, भारत और फ्रांस, भारत और यूएस, ऐसे करके देखा जाता है। मतलब दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग, कमर्शियल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कनेक्शन कैसे हैं। फिर विदेश मंत्रालय की टीम ये नाम पीएम को भेजती है, प्राइम मिनिस्टर को भेजती है, अपने सलाहकारों से मशविरा करते हैं वो। इसके बाद ये फाइल वो राष्ट्रपति को भेज देते हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही गेस्ट से संपर्क करके उनका शेड्यूल तैयार किया जाता है। गेस्ट भारत आते हैं, उनको रिसीव करने खुद पीएम जाते हैं एयरपोर्ट पे। यहाँ से उन्हें राष्ट्रपति भवन लाया जाता है, जहाँ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। फिर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। पर इसका एक ऐतिहासिक पक्ष भी है। 50 के दशक में नॉन अलाइड मूवमेंट चल रहा था। पंडित नेहरू भी इसके पक्षधर थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णा भी इसी गुटनिरपेक्ष दल के सम्मानित नेता भी थे। इसलिए उन्हें पहले गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था। चूंकि भारत और फ्रांस के बीच संबंध ऐतिहासिक रूप से अच्छे रहे हैं और जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था तब पश्चिमी देशों के कड़े विरोध के बावजूद फ्रांस ने भारत का समर्थन किया था और परमाणु प्लांट लगाने में भी भारत की मदद की थी। अब इन मधुर संबंधों को देखते हुए इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि G20 के रनअप में भारत ने अमेरिका को भी बुलाने की कोशिश की थी, डेट्स नहीं मिली थी। इसके बाद हम फ्रांस की ओर गए, ये भी एक थ्योरी चल रही है। अब भारत के पीएम नरेंद्र मोदी साल 2023 में फ्रांस के नेशनल डे, जिसे बेस्टाइल डे भी कहा जाता है, उसमें बतौर मुख्य अतिथि गए थे और अब मैक्रोन भारत आएंगे। अब आसान भाषा में समझते हैं परेड की कुछ बारीकियां। समारोह की शुरुआत होती है राष्ट्रपति का काफिला आने से। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी स्पेशल कार में आते हैं। उनके आसपास विशेष अंगरक्षक चलते हैं जिन्हें प्रेसिडेंशियल गार्ड्स कहा जाता है, जो एक घुड़सवार यूनिट है। लाल कपड़ा और एक सर पे साफा आप देखते होंगे। तिरंगा फहराने के समय राष्ट्रपति के घुड़सवार अंगरक्षक समेत वहां सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े होकर तिरंगे को सलामी देते हैं। फिर राष्ट्रगान बजता है। राष्ट्रगान के दौरान 21 तोपों की सलामी होती है। साल 2022 तक पॉन्डर तोपों से सलामी दी जाती थी। उसके बाद साल 2023 में भारत में बनी मेक इन इंडिया तोपों से पहली बार राष्ट्रपति को सलामी दी गई। अब गणतंत्र दिवस की परेड ध्वजारोहण के बाद शुरू हो जाती है। सभी सैनिक और परेड में शामिल होने वाले व्यक्ति, चाहे वो एनसीसी के कैडेट से क्यों ना हो, बच्चे क्यों ना हो, झांकी की व्यवस्था देखने वाले सहायक क्यों ना हो, सबको जो कर्तव्य पथ है वहाँ पे भोर में 3-4 बजे पहुँच जाना होता है, तभी तैयारियाँ दुरुस्त हो सकेंगी। अब परेड में शामिल होने के लिए सभी दल सैकड़ों घंटे तक अभ्यास कर चुके होते हैं। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस समय भी अभ्यास चल रहा है, जिसकी तैयारी कई महीनों पहले शुरू हो जाती है। ये सब अब सर्वश्रेष्ठ परेड की ट्रॉफी देने के लिए पूरे रास्ते में कई जगहों पर जजों को बिठाया जाता है। जज हर दल को 200 में से नंबर देते हैं, यानी अधिकतम नंबर हो गया 200। इसके आधार पर सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का चुनाव होता है। किसी भी दल के लिए इस ट्रॉफी को जीतना बड़े गौरव की बात होती है। अब परेड में शामिल सभी झांकियां 5 किलोमीटर प्रति घंटे की तय रफ्तार से ही चलती हैं, ताकि उनके बीच एक उचित दूरी बनी रहे और लोग उन्हें आसानी से देख सकें। कोई तेज नहीं चल सकता, कोई इससे धीमे नहीं चल सकता, ये स्पीड फिक्स होती है। इन झांकियों के चालक एक छोटी सी खिड़की से आगे का रास्ता देखते हैं। अगर आप झांकी देखेंगे तो आपको दिखेगा एक छोटा सा मुक्का या छोटा सा छेद होता है हर झांकी के सामने, और लगभग पूरा हिस्सा जो होता है सजावट से ढका होता है। इस परेड में शामिल सैनिकों का चुनाव भी खास तरीके से किया जाता है। इन सैनिकों को कई महीने पहले ही चुन लिया जाता है। इन्हें मार्चिंग कंटिजेंट कहा जाता है। अब चुने जाने के लिए इन
सैनिकों की फिजिकल फिटनेस और कठिन परिस्थितियों को सहने की क्षमता को भी देखा जाता है। सबसे बेस्ट जवानों को ही परेड करने का मौका मिल पाता है। अब आर्मी की तमाम रेजिमेंट्स के अलावा नेवी और एयरफोर्स भी मार्च करते हैं। साथ ही अन्य केंद्रीय बल और जो अर्धसैनिक बल हैं जैसे सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, एनएसजी हो गया, वो भी इस परेड में हिस्सा लेते हैं। दिल्ली पुलिस देश की एकमात्र ऐसी पुलिस है जो इस परेड में हिस्सा लेती है। साल 2024 की परेड में एक बात खास है कि इस परेड में सिर्फ महिला सिपाही होंगी, ऐसा खबरें दावा करती हैं। मैं एक्साइटेड हूँ, हम सभी एक्साइटेड हैं, आप भी एक्साइटेड हैं। देखा जाएगा 26 जनवरी की परेड, मिलकर साथ में। कैमरे के पीछे हैं आलोक, इस पूरे कंटेंट को लिखने का काम किया है मानस ने। मैं हूँ सिद्धांत, आप ललन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।